बांकीपुर का रण बढ़ा सियासी ताप। मंजलपुर से दतिया तक गूंजा चुनावी प्रताप। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई। उपचुनाव में किसने सियासत लड़खड़ाई? घर का भेदी उपचुनाव ढाए। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज का दिन सिर्फ 3 उपचुनाव का नहीं बल्कि 3 बड़े राजनीतिक संदेशों का दिन रहा। बिहार में प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। जिस बांकीपुर सीट पर बीजेपी लगातार 5 चुनाव जीतती रही, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अजय किले माना जाता है, उसी सीट पर जनसुराज ने भगवा किले में सेंध लगा दी। अब सवाल उठ रहा है, क्या बिहार को नया राजनीतिक विकल्प मिल गया है? उधर मध्य प्रदेश के दतिया में भी कहानी कम दिलचस्प नहीं थी। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर किसी नए चेहरे यानी कि आशुतोष तिवारी को उतार दिया, लेकिन नतीजा हार में बदला। इतना ही नहीं, जिस बूथ पर कभी नरोत्तम मिश्रा का दबदबा माना जाता था, बीजेपी वहां पर भी पिछड़ गई। क्या यह सिर्फ उम्मीदवार की हार है या संगठन के भीतर बीजेपी नेताओं की नाराजगी और बगावत खुलकर सामने आ गई है? हां, गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी ने अपनी सीट जरूर बचा ली है। तो क्या यह सिर्फ उपचुनाव है या 2027 के चुनावी ट्रेलर की पहली झलक है? तो सबसे पहले बांकीपुर सीट पर जनसुराज की जीत पर सुनिए क्या बयान निकल कर आए, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की दतिया सीट को भी गौर से सुनिए। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। दोनों जगह बीजेपी का शासन है, दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी। बिहार में तो उस सीट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनकी सीट पे यह हालत हुई है। जो कैंडिडेट था वो अपने बूथ से हारा है। अब इसके बाद नैतिकता तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे नितिन जी और कुछ देंगे इस्तीफा? ये तो बात हुई बिहार की, लेकिन बयान मध्य प्रदेश से भी निकल कर आ रहे हैं और उनके संदेश भी कुछ ऐसे ही है। सुनिए। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है
भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया, एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। तो बिहार, एमपी, गुजरात के उपचुनाव ने कहीं किला हिला दिया तो कहीं की जीत का जो जश्न था वो जश्न यहां पर रहा। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो नतीजे घोषित हुए। बांकीपुर में जनस्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 18,953 वोटों से हरा दिया। बीजेपी की जो पारंपरिक बांकीपुर सीट थी वहां से पहली बार जनस्वराज की जीत हुई है। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा को 44,827 वोट मिले। कांग्रेस के मध्य प्रदेश की दतिया उपचुनाव सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 6,016 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी अपने ही क्षेत्र में पिछड़ गए। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खुद के बूथ पर भी बीजेपी की हार हुई है। गुजरात की मंजलपुर सीट बीजेपी ने बड़े अंतर से बरकरार रखी है। बीजेपी के सतीश पटेल ने 30,630 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है। तो एक सीट आप जीत गए, लेकिन 2 सीट जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर आप हार गए। अब एक नजर उपचुनाव के तीनों सीटों पर डाल लेते हैं कि कौन कहां जीता और कौन कहां हारा। बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर यहां पर जीत गए, जनस्वराज पार्टी के हैं। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के यहां से हार गए। रेखा गुप्ता चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पर रही, आरजेडी की कैंडिडेट थी। दतिया उपचुनाव में आशुतोष तिवारी हार गए, बीजेपी के उम्मीदवार थे। घनश्याम सिंह जीत गए, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जबकि ये दूसरी सीट से यहां पर लड़ने आए थे। और मंजलपुर उपचुनाव जो हुआ, उस मंजलपुर उपचुनाव में जो सत्येंद्र भाई पटेल चुनाव जीत गए। गुजरात में यहां पर सीट जीती और भीखा भाई जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। अब सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर में जो बीजेपी चुनाव हारी है वहां पर हार के कारण क्या थे यह समझना बहुत जरूरी है। कारण नंबर 1, चुनाव प्रचार में बीजेपी नेताओं के कुत्ता बिल्ली भी उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो बीजेपी की जीत होगी, यह बड़ा एक कारण रहा। कारण नंबर 2, भरत तिवारी, नीट के पेपर लीक और बीपीएससी जैसे मुद्दों की गूंज बिहार में जमकर हो रही है। हाल में दिल्ली के जंतर मंतर के बाद बिहार में सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा गया। कारण नंबर 3, बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट को ले डूबी। और कारण नंबर 4, आरजेडी महागठबंधन के निष्क्रिय प्रचार का फायदा प्रशांत किशोर को मिला। कारण नंबर 5, सम्राट चौधरी से जुड़े आरोप और विवादों को प्रशांत किशोर ने बड़ी गंभीरता से यहां पर मुद्दा बनाया और यह बताया कि बिहार की जनता के साथ यहां पर धोखा हो गया। सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था तब, जबकि बिहार की जनता ने आपको 202 सीटें जीत कर दी। अब यह जान लेते हैं कि बांकीपुर सीट, बिहार की बांकीपुर पटना की सीट इतनी अहम क्यों रही है। इसलिए क्योंकि कारण नंबर 1, सम्राट चौधरी का यह पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला लिटमस टेस्ट था। कारण नंबर 2, 1995 से बीजेपी का अवैध किला यहां पर था। लगातार नितिन नवीन यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, विधायक बनते आ रहे हैं और मंत्री भी यहां से वो रहे। कारण नंबर 3, नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यहां पर चुनाव हुआ, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब एक मैसेज जा रहा है कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई बीजेपी। कारण नंबर 4, प्रशांत किशोर, पीके का यह पहला चुनाव था। विधानसभा चुनाव कुछ दिनों पहले हुए हैं, कुछ महीने पहले हुए हैं। प्रशांत किशोर का सूपड़ा साफ हो गया, एक विधानसभा की सीट नहीं जीती। लेकिन आप देखो चंद महीने बाद प्रशांत किशोर खुद चुनाव जीत गए, पिछली बार वो हार गए थे। अब दतिया की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करें तो बीजेपी यहां से पिछड़ गई। आखिर बीजेपी ये सीट कैसे हारी ये भी जान लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी को कैसे हरवा रही है। नरोत्तम मिश्रा का यह गढ़ माना जाता है। 2008 में, 2013 में, 2018 में नरोत्तम मिश्रा को 3 बार यहां से विधायक बनाया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में
वो कई महत्वपूर्ण मंत्रालय में संभाल चुके हैं, गृह मंत्री जैसे जैसे पद को वो संभाल चुके हैं। दतिया को उनका मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। चूंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, भाजपा ने उम्मीदवार बदल दिया, तो नरोत्तम मिश्रा ने खेल खेल दिया। टिकट कटने से कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ी। आपने मोदी मुर्दाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी सुने, मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे भी सुने, किसी और ने नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने लगाए। आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो बाहरी थे और नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, उन्होंने इस कैंडिडेट के खिलाफ, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ जमकर काम किया, हराने का काम किया। कांग्रेस ने माहौल को भांप लिया। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा के ही दोस्त घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया। स्थानीय मुद्दों के साथ मजबूत प्रचार कांग्रेस ने किया और नरोत्तम मिश्रा अपने बूथ पर भी कांग्रेस को बढ़त दिला दी और नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह की नजदीकी पूरे चुनाव में चर्चा का विषय रही। और इसी बात से नाराज होकर, चूंकि विधायक जो थे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने यह मुद्दा खुलेआम उठाया कि दोनों मिले हुए हैं, हमारी लड़ाई नरोत्तम मिश्रा से है, बीजेपी से है, लेकिन एक भी बुराई, एक भी खिलाफ बयान घनश्याम सिंह ने नहीं दिया है नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, इसलिए हमें यह बर्दाश्त नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र भारती को निलंबित कर दिया। अपने ही अपने को हरा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए, हमने सर्वे किया, उसमें कुछ सवाल पूछे, लोगों के बीच गए, लोगों ने अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बढ़त बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है? 46% लोगों ने कहा हां, बड़े बदलाव का संकेत है। 28% लोगों ने कहा सिर्फ उपचुनाव का असर है और 24% लोग कह रहे थे अभी कहना जल्दबाजी होगा और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, क्या बीजेपी की पारंपरिक बांकीपुर सीट पर पिछड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जाए? लोगों की राय, 52% लोगों ने कहा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े झटके के समान है, 17% लोगों ने कहा सिर्फ उपचुनाव का असर है और 31% लोग कह रहे थे कि चिंता मत करो, बीजेपी संभाल लेगी। और बाकी की जो है उसमें ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जिन्होंने अपनी राय नहीं दी हो। एक और सवाल कि क्या जन स्वराज पार्टी अब बिहार में प्रमुख राजनीतिक ताकत, विपक्षी ताकत बन सकती है? 48% लोगों ने कहा मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगी, 13% लोग कह रहे थे कुछ सीटों तक असर होगा, 32% लोग कह रहे थे अभी लंबा रास्ता है और 60% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त भाजपा की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है? 38% लोगों ने कहा हां, रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। 37% लोगों ने कहा बीजेपी को हराया गया है। 21% लोग कह रहे थे कांग्रेस बदल रही है और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी ने बीजेपी को हराया? आपकी राय, 44% लोगों ने कहा, 44% लोगों ने कहा नहीं, ये तो जनता का फैसला था। 30% लोगों ने कहा 44% लोगों ने कहा हाँ, ये अंदरूनी कलेश के लिए जिम्मेदार थी। 30% लोगों ने कहा नहीं, ये जनता का फैसला था। 20% लोग कह रहे थे दोनों वजहों का असर था और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राकेश पोद्दार भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, शुभ्रांशु राय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद होंगे और एडवोकेट राकेश कुमार सिंह मेरे साथ बने होंगे। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अजीत मेंदोला के पास चलेंगे। अजीत मेंदोला जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये जो परिणाम निकल कर आए हैं, इन परिणामों को आप कैसे देखते हैं? तब जबकि एक सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने से खाली हुई थी और एक सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल थी क्योंकि वो वहां पूर्व गृह मंत्री की थी। देखिए, ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। दोनों जगह की जो चुनाव हारी है बीजेपी, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। इस चुनाव परिणामों के कई सारे मैसेज हैं। मैसेज ये है कि भाई अब आप जो चालू नीति होती है ना कि चलेगा बाद में देख लेंगे कर लेंगे,
कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, ये कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को हराया। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित महसूस करने लगा है। उसको लगता है कि यार ये कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमसे कुछ पूछा जाता नहीं है, जिसको चाहें ये फैसला करके टिकट दे देते हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी का एक जो है ये परिणाम है। अब ये जो अभी बीजेपी को पिछले कुछ दिनों में जो झटके लगे हैं, कई तमाम तरह की चीजें हुई हैं, तो मेरा मानना है कि अगर जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, समय पे फैसले कर ले, माना कैबिनेट रिशफल करना था, नितिन नवीन की टीम अनाउंस करनी थी, तमाम चीजें हो जाती, तमाम फैसले हो जाते, तो शायद बीजेपी को ये इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि अब देखिए, दतिया का जो चुनाव है, दतिया के चुनाव की हार, ये दूसरा जो उपचुनाव हार है, मेरे ख्याल से आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते होंगे। एक सोयापुरा का कोई था विजयनगर वाला, और ये दूसरा चुनाव मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए आप हार गए। और ये टिकट नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट काटने के पीछे यही बात आई थी कि भाई एक और पावर सेंटर तैयार हो जाएगा अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते हैं टिकट मिलने के बाद। तो जो मुख्यमंत्री ने चाहा उसको टिकट दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री उसको जिता नहीं पाए। इतने कई हजार करोड़ की घोषणाएं उन्होंने करी, दतिया में जाके तमाम बातें करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी। अब इधर आ जाइए बांकीपुरा में देखिए, बीजेपी से गलती पे गलती। पहले तो आपने अभी वो बंटी को टिकट दे दिया, पता चला कि उसके पापा चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, फिर वो टिकट कटा। फिर ये जो नए आए उनको टिकट दिया सिन्हा को, तो वो भी उसको उनके जन्म तिथि को लेकर ही विवाद हो गया। तो जैसे तैसे मामला हुआ। अब ये सम्राट चौधरी, मतलब जब नीतीश कुमार का जो शासन खत्म हो गया बिहार में, ये पहला चुनाव था जिसमें नीतीश कुमार सीधे इन्वॉल्व नहीं थे, नीतीश कुमार का कोई लेना नहीं देना नहीं था। हालांकि उनके जो सरकार में शामिल जो नेता है, मंत्री, उन्होंने प्रचार करा था। नितिन नवीन खुद वहां चुनाव प्रचार करने गए थे। तो सम्राट चौधरी की बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जिस परीक्षा में वो कहीं अच्छा, हालांकि इसमें सम्राट चौधरी की टिकट देने में, दिलवाने में तो बहुत चली नहीं होगी, लेकिन चुनाव प्रबंधन में तो मुख्यमंत्री का बड़ा रोल रहा होगा। तो अगर ये हार रहे हैं, और ये दूसरा, ये कांग्रेस को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, आरजेडी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में खुश हो सकती है कांग्रेस कि अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन प्रशांत किशोर का जीतना बिहार की राजनीति में एक, मुझे लगता है आने वाले टाइम में विपक्ष की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, न कि बीजेपी में। जी, राकेश पोद्दार बीजेपी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? गुजरात में तो आपने सीट जीत ली, लेकिन बिहार में हार गए, मध्य प्रदेश में हार गए, कुछ जवाब देंगे? देखिए मनोज जी, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिए हैं, उस जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। कहीं ना कहीं पहले प्रशांत किशोर जी का मैं सम्मान करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं कि आपने, बांकीपुर की जनता ने आपको विधायक बनाया और आप बांकीपुर की जनता की सेवा लगातार करिएगा 2030 तक। और रही बात आत्म मंथन की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मंथन करेगी, क्यों हारी। जो भारत सरकार, बिहार सरकार की दी हुई योजना जो हम जनता के बीच में, जनता के घर तक नहीं पहुंचाए होंगे, जिस कारण से जनता ने मुझे नकारा है, इसका मंथन किया जाएगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी लगातार बांकीपुर में विपक्ष में रहकर हम उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि उपचुनाव से किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि अगला आने वाला चुनाव हम जीत जाएंगे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहां से अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से सांसद बन जाते हैं, उसके बाद उनका ही विधानसभा का चुनाव जो सीट होता है उनके पुत्र लड़ने का काम करते हैं, लेकिन हार जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो उपचुनाव हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी जीतने का काम किया है। रही बात प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर जी ठीक है, जनता ने उनका दिया है आशीर्वाद। और प्रशांत किशोर जी जो मुद्दे को लेके कह रहे हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी को उठाने का काम कर रहे हैं या जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जी भी कितना परेशान है, अब परेशान रहेंगे, इसकी चिंता उनको करनी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूं, यही प्रशांत किशोर जी थे
कि प्रियंका गांधी जी को लॉन्च किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में, और रायबरेली में उनका रैली कराया, खटिया रैली, वहां खटिया लेके भाग गए। YSR रेड्डी का अभी जो चंद्रबाबू नायडू जहां चुनाव जीते वहां भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वहां से भी YSR रेड्डी हारने का काम किया। लगातार इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ऐसे बहलाने फुसलाने वाले बात लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी NDA वहां सेवा कर रही है, हम सेवा करते रहेंगे। इसका जवाब आपको शुभ्रांशु राय दे देंगे। शुभ्रांशु राय, जरा जवाब दे दीजिए राकेश पोद्दार जी का जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि आज के चुनाव का सिर्फ 3 विश्लेषण हो सकता है। पहला ये कि आम जनमानस, ये जितने हम सब लोग स्क्रीन पे बैठे हैं, वो सब लोग E20 के पेट्रोल से दुखी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पेट्रोल महंगा या खराब मिल रहा है ये मैटर नहीं है, लेकिन गाड़ी तो आपकी नुकसान हो रही है। दूसरा ये है कि बिहार में बच्चों के ऊपर AK-47 से गोली चलाई गई। हम उसे माने न माने, जितनी चाहे उतनी सफाई दें, लेकिन बिहार जो है वो बगावत की भूमि रही है। अगर आप बच्चों पे AK-47 से गोली चलाते हैं और दिल्ली में बच्चों पे प्लेलेट्स गन से गोली चलाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनमें भी बहुत ज्यादा भागीदारी है बिहार के आए हुए बच्चों की, तो इसका एक सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे, आपके, हम सबके बच्चे कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यूपी और बिहार जो है, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों को हम लोग राजस्थान, हिंदी हार्टलैंड कहते हैं। यहाँ सनातन और धर्म का ध्वज जो है सबसे ज्यादा लहरता है। यहाँ हर चौक चौराहे पे, हर 100 मीटर पे मंदिर होते हैं। तो जो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और RSS ने जो चंदा चोरी डकैती किया है, जो वो कहते हैं ना कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, खुद ही मंदिर बनाना और खुद ही मंदिर के चंदे को की डकैती करना, चोरी करना है, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने नया चरित्र डेवलप किया है, इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिला है, और स्पेशली ये हिंदी हार्टलैंड में। मनोज जी, मैं विषय आज बांकीपुर दतिया का था, मैं उस विषय पे इनसे बोलता हूँ कि चर्चा करें, अगर उस पर चर्चा करना है तो उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। नहीं, आप भी तो प्रियंका गांधी पर पहुंच गए थे। ठीक है, फिर मैं भी पहुंचूंगा अभी, इनके बाद मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, रुकिए, पहुंचने की स्वतंत्रता है। हाँ राकेश जी, क्या होता है ना, मनोज जी के कार्यक्रम की हैशटैग लाइन बहुत अच्छी है। इन्होंने विभीषण शब्द बस इस्तेमाल नहीं किया है, और ये राजनीति में अक्सर हर पार्टी के साथ होता है। जब वो ट्रक ओवरलोडेड हो जाता है तो सबके साथ होता है। अभी आपके साथ हुआ है, 10 साल पहले हमारे साथ भी था। सही तो बात कोई है, नया नहीं, यही मर्म है। हाँ, कोई नया नहीं है। जो एक्चुअल दर्द हिंदुस्तान का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें तो 15 साल के लिए जनता चुन चुकी है, 15 साल के लिए सुधांशु चुन चुके हैं। अरे सुनिए, आपको 10 साल में नकार दिया, मुझे 15 साल हो जाएंगे 29 में। राकेश जी, आपकी ट्रिपल इंजन सरकार चल रही, सुनिए मान्यवर, माना कि ट्रेन और प्लेन में E20 का पेट्रोल नहीं यूज होता है, गन्ने का रस इस्तेमाल नहीं होता है। वो गन्ने का रस हमारे और मनोज जी के गाड़ी में इस्तेमाल होता है, जिससे इंजन बैठ जा रहा है। और मजे की बात है, वो गन्ने का रस जो है वो अजीत जी और राकेश जी की गाड़ी में भी होता है। तो ये तो एक जहर है, एक इम्पैक्ट है कि हम सब दुखी थे। अलग बात है कि हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। अब हम आते हैं आपके बांकीपुर की चर्चा करने में। देखिए, ऐसा है ना कि जितनी राजनीतिक समझ मनोज जी मुझे है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की भूमि को ज्यादा बिलोंग करते हैं जी, कहीं ना कहीं बिहार में, या ऐसा आप कह लीजिए बिहार वर्सेस दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी में, सम्राट चौधरी के साथ साथ नितिन नवीन के भी कद को काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं की। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जो सनातन के झंडे के साथ चलती है, इनके वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद को यहां तक का गुमान और घमंड था कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को भी उतार दें वो चुनाव जीत जाएगा। इसका मतलब वो देश और प्रदेश की जनता को कुत्ता बिल्ली से भी नीचे समझते हैं। क्यों ऐसा? ये इसलिए समझते हैं कि इनको लगता है कि बांकीपुर का जो विधानसभा सीट है, पहले हमारे नितिन नवीन जी यहाँ से विधायक थे, उनसे पहले उनके पिताजी विधायक मंत्री थे, उनसे पहले उनके दादाजी थे, और इन तमाम लोकसभा जो पटना की आती है उसके ऊपर रविशंकर प्रसाद जी थे। ठीक है, कायस डोमिनेटिंग है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि बाकी जनता कुत्ता बिल्ली बन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, और राकेश जी भी मेरी इस बात के साथ सहमत है, कि सिर्फ वो नरोत्तम मिश्रा वर्सेस मोहन यादव मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ है। बिहार से इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जरूर है, लेकिन बिहार और केंद्र की राजनीति जो मिलजुल कर है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कद को ही कतर दिया इन लोगों ने। अब अगर नैतिक जिम्मेदारी होती
तो नितिन नवीन जी इस्तीफा देते या पेशकश करते, लेकिन चूंकि राजनाथ जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का कोई कल्चर है नहीं, तो हम लोग मांग भी नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं, आप मांगिए मत शुभ्रांशु जी, सड़क पर उतरिए। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरी, माहौल बनाया तो इस्तीफा देने दिए। ये ट्विटर से और सोशल मीडिया से नहीं होगा, सड़कों पर उतरेंगे तो संकेत दूर तक जाएगा। मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बोर भी हो रहे हैं, वो अपनी गाड़ी कहीं रोक कर खड़े हुए हैं। मैं राकेश कुमार सिंह के पास चलूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी, आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं इन उपचुनाव को देखकर, इनके परिणामों को देखकर? देखिए, धन्यवाद आपको। 3 अंडर करंट्स थे इस चुनाव में, जो आप कॉमन फैक्टर मान सकते हैं बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के उपचुनाव में। वो 3 जो अंडर करंट जिसको कहते हैं आप, एक जो अभी स्टूडेंट आंदोलन हुआ, जो नीट के पेपर लीक से शुरू हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो यूजीसी कानून और जिस तरीके से समाज का एक अच्छा खासा वर्ग बीजेपी से काफी नाराज होने लगा, जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी सपोर्टर हुआ करता था। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा हुआ और जिस तरीके से बीजेपी का एरोगेंस दिखने लगा, इस 3 मुद्दे का अंडर करंट तो चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप तीनों देखें तो जो बिहार में हुआ, बिहार में जो लोग हमेशा कहते थे कि कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है, अगर कास्ट बेस्ड वोटिंग होती तो वहां पे प्रशांत किशोर जी कभी जीतते नहीं। बिहार की जनता ने हमेशा बदलाव की राजनीति की है, बगावत की राजनीति की है। बिहार की जनता ने इस बार सोचा, समझा और उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को जिताया जो बिहार असेंबली में बिहार वासियों के लिए बिहार की बात डंके की चोट पे कर सकता है, ना कि किसी पॉलिटिकल लाइंस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जाल में फंसकर। तो वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को एक अपना स्पोक्स पर्सन के रूप में बिहार असेंबली भेजा है। लेकिन बीजेपी के लिए काफी सोचनीय स्थिति होगी, क्योंकि उनके नेशनल प्रेसिडेंट वहां से अभी सिटिंग एमएलए थे, और ठीक ऐसी स्थिति आपके मध्य प्रदेश में हो जाती है, जहां पे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री वहां के सिटिंग एमएलए थे, और लाख कोशिश के बावजूद भी बीजेपी वहां पे अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाई। आज के दिन में बीजेपी के लिए थोड़ा सा जो अपने आप को खुश करने के लिए है, वो गुजरात का सीट है। गुजरात पे उन्होंने अपनी बचा ली, लेकिन आप समझे बीजेपी आज के दिन में, बीजेपी का अगर कंप्लीटली नहीं तो पार्शियली कांग्रेसीकरण हो चुका है। देखिए, मैं यहाँ तक जो शुभ्रांशु हैं वो काफ़ी करीब तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो हमारी स्थिति थी अब वही कम से कम बीजेपी की होती नजर आ रही है। उसके पीछे कारण ये तमाम सारे मुद्दे थे, इससे बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, कोरोना का रहा हो, बड़े बड़े मुद्दे इससे पहले रहे हैं, लेकिन इतना असर नहीं किया है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दों से के भी अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घुटन महसूस हो रही है। ये मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है। लोगों में एक नाराजगी बनी हुई है। नाराजगी इसलिए बन रही है क्योंकि जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं संगठन के पदों पर, मंत्री के पदों पर, या नियुक्तियां बाकी के पदों पर हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। तमाम उनके जो वरिष्ठ और प्रभावशाली बड़े नेता हैं वो किनारे किए जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है कि मुरली मनोहर जोशी भी कह देते कि आंदोलन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए, लेकिन बावजूद वो अपनी पसंद का ही व्यक्ति चुनेंगे, और जब अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे तो वहां भी गुटबाजी हुई और मध्य प्रदेश में भी बगावत हुई। रात के अंधेरे में नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और बीजेपी के मुर्दाबाद, और वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मां बहन की गालियां दी किसने? नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने। यह सीट भी बीजेपी ने जिताई है और बांकीपुर की सीट भी बीजेपी ने जिताई है। और इतने ही बड़े अगर कलाकार जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होते
तो वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेते। मुझे लगता है राकेश जी, बीजेपी को मंथन करना चाहिए। अभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, नितिन नवीन साहब की टीम नहीं बनी है। मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। बीजेपी के अंदर एक बड़ा गुट है जो नाराज है, जो अपने आप को सफोकेट महसूस कर रहा है, और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। ये 2 उपचुनाव के परिणाम उसकी तस्वीर है। राकेश जी, राकेश पोद्दार जी, आवाज चली गई। अमित, आपने जो कहा, नहीं, मनोज राकेश जी पोद्दार जी से मेरा सवाल है। हम उसको बोल नहीं पा रहे, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। नहीं, बोल तो रहे हैं, लेकिन वो उनकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर लीजिए राकेश जी, थोड़ा सदमे में ना। मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अभी कह रही थी, क्या कह रहे थे, ये तो 1977 से बिहार से गायब है, ना 3 में ना 13 में। मीसा भारती जी का आज बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा, लोगों का आपस में नहीं बनता, और जिस इंडी गठबंधन की बात करें उसकी जमानत जब्त हो गई है। हम तो तब भी विपक्ष में हैं बांकीपुर विधानसभा का, लेकिन आपकी तो जमानत जब्त होगी। आते हैं प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 238 पे 235 पे उनकी जमानत जब्त हो जाती। रही बात मनोज जी, जहां मंथन की जरूरत है कि हम लोग मंथन करेंगे, लगातार करेंगे। अब रही बात चंदा की बात, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी आज तक अयोध्या मंदिर में जाकर 1 रुपए का चंदा नहीं दिए, ना आज तक प्रभु श्री राम के चरणों में गए। सिर्फ कहाँ चरणों में जाते हैं तो पप्पू यादव कौन है? पूर्णिया के एक सांसद हैं, 41 मामले हैं अपराध का, और उन्होंने अपने हल्फनामा 2024 में दिया कि मैं 41 अपराध मेरे ऊपर है, और कौन सा, किसी का हत्या का। राकेश जी, पप्पू यादव ने जो किया, आप तत्काल बोल रहे हैं राम मंदिर के चंदा चोरी में जो हुआ, क्या आपने कहा ये गलत है? जितने भी जिम्मेदार लोगों को अंदर जेल जाना चाहिए, उसकी सख्त कार्रवाई हो रही है, आपने कहा, कह के बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। कोई भी अपराधी, चाहे हमारे हो चाहे पराये हो, ना पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हम जेल भेजते हैं, 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, चाहे हमारे अपने आदमी, और हम ही लोग अपने आदमी को पकड़ते भी हैं, चाहे कोई भी हो। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, हमारी सरकार की नीति भी यही है कि कोई भी हो, अगर राकेश पोद्दार गलती करेगा तो राकेश पोद्दार को भी सजा मिलेगा। यही है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र है, यहाँ बचाया नहीं जाता, ना बचाया जाता है, ना छोड़ा जाता है, ना किसी को बख्शा जाता है। यही है। मैं आता हूँ और मैं सारी बातों करना चाहता हूँ। पप्पू यादव की बात चल रही थी, सोच चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 41 मामले हैं, कितने उन्होंने लोगों की हत्या की, संगठित मामले हैं, संगठित मामले, प्रशांत किशोर कह रहे थे मामले बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। मनोज जी, 1 रुपया चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं देते चंदा किसको? पप्पू यादव को देते। आप पप्पू यादव के आपराधिक मामले दिखते हैं, आपको सम्राट चौधरी का नहीं दिखते? देखिए, इन्हीं बातों का फायदा विपक्षी पार्टियां उठा लेती हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे उनको बरी कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मामले थे खत्म हो गया है। 41 मामले जो मैं पप्पू यादव का बोल रहा हूँ, 2024 में उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में लड़ने के संकल्पनामे में दिया था। रही बात, दूसरी बात, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नेता बन गए, ये कहते हैं कि मोदी जी का ग्राफ हो जाएगा। फिर सुब्रांशु जी जवाब। राकेश जी सुनिए ना, राकेश जी, मनोज जी, एक लाइन और मेरी, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री हमारे, देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा। सुधांशु जी, सुधांशु भाई, सुन ला, हमारा बात सुन ला। अरे फिर आप विधायक खरीद लीजिएगा, सुनिए पहले। अरे सुनिए ना, राहुल गांधी जी नेता आपका नहीं बन पाए। 96 विधानसभा, 97 विधानसभा, 3 लोकसभा का चुनाव 2014 भाई नैतिकता हो तो उनको हटा दीजिए। उनका विरोध सिंह, कमलनाथ, हरि प्रसाद सब कर रहे, जनार्दन द्विवेदी विरोध कर रहे। अरे जल्दी सारे नेता खत्म हो जाएगा, फिर आप कहेंगे बोलने नहीं दिया है भाई। सुनिए, ये देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत है। देखिए, इसकी विशेषता यही है कि मंदिर स्वयं बनाइए, नरेंद्र मोदी जी जिसका उद्घाटन। अरे भैया, 1 रुपए का चंदा है, मंदिर में देते नहीं, पप्पू यादव को चंदा देते हैं। अरे सुधांशु भाई, पप्पू यादव को चंदा देते हैं, क्या जरूरत है? अरे भैया, बिहार देश के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, लापतागंज में जल्दी से बोलिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लापतागंज से जब भी राकेश जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। वो 1 रुपया का चंदा नहीं दिए और 2 रुपया का चंदा आप दे दिए, इसका मतलब आप मंदिर में डकैती करिएगा?
आप चंदा अरे हम देकर तो मंदिर जेल भेजे बनवाए, चंदा चुराने के लिए। जेल भेजा है। हाँ हम हाँ जेल जी, भेजे तो आप चंदा देकर, राकेश जी जवाब दीजिए। बीच में चढ़ाएंगे अगर ऐसे पाए जाएंगे जितने। अरे भाई, एक छोटा सा शब्द है, 3 लाइन का जवाब दे दीजिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि आप देश का चंदा जोड़कर आप मंदिर बनाए इसलिए कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस चढ़ावा की डकैती करेगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो आपने हवाला दिया, तो कल जो तड़ीपार था अगर सुप्रीम कोर्ट से केस मुक्त हो गया तो अब क्या वो तड़ीपार नहीं कहलाएगा? अखबार में आज भी तड़ीपार दर्ज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मजे की बात सुन लीजिए और गौर फरमाइए, हमको पता है कि आप किसी को भी पैसे के बल पे खरीद सकते हैं। विधायक सांसद की शॉपिंग करना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बाएं हाथ का खेल है। आपके लिए पोद्दार जी मुश्किल है। जनता ने वोट देकर जिताया बेशक कांग्रेस और जनसुधार को भाई, जमानत पे राहुल गांधी जी, जमानत पे मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन मैं तो उस तस्वीर को देख रहा हूं। मैंने आज एक कार्टून देखा, उसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं ने अपने हाथ से उसको दीवारों पर पेंट और ब्रश से लिखा था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। आज दोनों ही उपचुनाव में उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा बूथ ऊपर छोड़ दिया और जो सबसे मजबूत था उस पर पेंट से क्रॉस लगा दिया। इस बात को लेकर गंभीरता से चिंता करनी होगी कि ये जो गुटबाजी है, ये एक दूसरे को हराने की और आक्रोश की राजनीति है, ये कहां तक लेकर जाएगी, इसके लिए हमको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल